हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इनके कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उसी पे विचार करना है। अवस्थाएं क्या हैं? पहले नंबर पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरे नंबर पे है आक्रिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे नंबर पर है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथे नंबर पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन अवस्थाओं का सही क्रम है। तो कौन सा इन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 और 2। 3 4 1 और 2 यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में आक्रिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे वस्तुतः क्या है? ये पियाजे जो है वस्तुतः मनोवैज्ञानिक है। ये यह मानते हैं कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है यह प्रारंभ में किस भांति कार्य करता है। अपने प्रयोगों के द्वारा वे जो है यह स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं कि नवजात शिशु किस भांति अपने स्व को विकसित करता है और कहाँ तक वह अपने समाज को जोड़ता है। इन सारी प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान में संज्ञान कहते हैं। वास्तव में जन्म के बाद बच्चों का जो मस्तिष्क है यह एक रिक्त मानचित्र या नक्शे की तरह होता है। वह तो एक खुली स्लेट होता है। अपने बाहर की दुनिया को देखकर नवजात शिशु क्या करता है कि इन मानचित्रों या स्लेटों में वस्तुओं को भरता है और इस तरह यह स्लेट या मानचित्र मस्तिष्क में भर जाता है। यह एक प्रकार की खानापूर्त है। संज्ञान का यह मानचित्र कोई तुरंत फुरत भर जाता है ऐसा नहीं है। संज्ञान का यह मानचित्र जो होता है यह कई स्तरों में होता है। पियाजे ने इस तरह के संज्ञान को विकास के 4 स्तर स्थापित किए हैं। पहला स्तर है संवेदी प्रेरक स्तर। पहला स्तर कौन सा है? तो यह संवेदी प्रेरक स्तर है। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर है पूर्ण संक्रियात्मक स्तर और तीसरा स्तर है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है हमारा आक्रिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम नहीं है। तो कौन सा जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव चेतना के विकास का नियम। मानव चेतना के विकास का नियम यह कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम नहीं है, जबकि वहीं पे एकता और विरोधियों के संघर्ष का नियम, परिणाम के गुणों में रूपांतरण का नियम और निषेध के निषेध का नियम, ये तीनों ही कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो केंद्रीय सिद्धांत है वह जो है सब तरह से वैज्ञानिक है। यह द्वंद्व प्रकृति, समाज और विचारधारा सभी में समान रूप से देखने को मिलता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन के सिद्धांत को मार्क्स इतिहास पर लागू करते हैं। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दृढ़ता पूर्वक कहा है कि विचार और प्रार्थना दोनों जुदा जुदा हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो ये दोनों केवल जुदा ही नहीं परस्पर विरोधी भी हैं। पदार्थ के इस अस्तित्व को मार्क्स द्वंद्व के रूप में देखते हैं। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या उन्होंने 4 मूलभूत नियमों से की है। पहला है एकता विरोधियों में संघर्ष का नियम। पहला क्या है? एकता विरोधियों के संघर्ष का नियम। दूसरा है परिणात्मक जो है परिवर्तन का गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण। तीसरा है निषेध के निषेध का नियम। तीसरा है निषेध के निषेध का नियम और चौथा है हमारा गतिशीलता का नियम। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 10 बजे सुबह दफ्तर जाते समय किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल बस मिल जाए तो वह उसे अस्पताल ले गया। इसके परिणाम स्वरूप वह दफ्तर समय से नहीं पहुंच सका। मैक्स वेबर के अनुसार उपर्युक्त को किस रूप में संवर्गीकृत किया जा सकता है? किस रूप में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल युक्त तर्क संगत कार्य के रूप में। ठीक है। समाज के नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक आदर्शों एवं मान्यताओं से प्रेरित क्रिया मूल्यांकन जो मूल युक्त तर्क संगत कार्य होता है, यह क्रिया कहलाती है। जहाज के किसी कप्तान की जहाज के डूबने के साथ डूब जाने की क्रिया,
घायल की मदद करने के लिए समय से ऑफिस नहीं पहुंचना, हिंदू विधवा द्वारा जो है पति की चिता पर प्रणोत्सर्ग करने की क्रिया, माता पिता की सेवा या शुश्रूषा इत्यादि मूल्यांकन सामाजिक क्रिया के उदाहरण हैं। ऐसे मूल्य की ओर रुझान वाली तार्किक क्रिया विश्वास पर आधारित होती है। कुछ ऐसी क्रिया होती है जो कि कर्ता की दृढ़ धारणाओं पर निर्भर होती है। इन क्रियाओं को करने में कर्ता कभी भी यह जो है नहीं सोचता कि इनके करने के परिणाम स्वरूप कर्ता का भविष्य क्या होगा। मूल्य अभिस्थापित तार्किक क्रिया जो है बिना किसी शर्त और प्रतिबद्धता के होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कारणता सामाजिक क्रिया के क्रिया पद्धति पक्षों की मैक्स वेबर द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार सही है। तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक विधि के कारणता। वेबर कानून या विधि समाजशास्त्र के जनक थे। वेबर की दृष्टि में कानूनी प्रभुत्व का जो मतलब था वह तार्किकता से है। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की यह एक विधा है जो कानूनी अवधारणाओं से बढ़ती हुई तार्किकता का अध्ययन करती है। कानूनी और तार्किकता एक ही जो है सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कोई कानून है तो निश्चित रूप से उसमें तर्क और विवेक होंगे। कोई भी कानून तर्क और विवेक की अवहेलना नहीं कर सकता है। वेबर का निश्चित रूप से यह मानना है कि कानूनी व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया बराबर काम करती है जो तार्किकता को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सामाजिक तथ्य का या के अभिलक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य के अभिलक्षण है। तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला है सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर बाध्यताएं आरोपित करता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है एक व्यक्ति का कोई भी व्यवहार सामाजिक तथ्य है। और तीसरा पॉइंट दिया गया है सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार से विनियमित होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। जो नीचे दिए गए कूट हैं उसका हमें सही उत्तर चुनना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार पर बाध्यताएं आरोपित करता है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खीम की देन है। किसकी देन है यार? इमाइल दुर्खीम की देन है। इसमें बाध्यता और अपरिहार्यता की जो है विशेषताएं होती हैं। इसे दुर्खीम की सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणाओं के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। दुर्खीम के शब्दों में सामाजिक तथ्य क्रिया संपादित करने, व्यवहार करने, विचार और अनुभव करने के ऐसे तौर तरीकों हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व में या व्यक्ति के अस्तित्व से परे होते हैं तथा जिनमें बाध्यता की जो है शक्ति होती है। इसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक जो है क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका कुछ देख लेते हैं ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्रिया के पदों में वस्तुपरक संसार का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के जो सामान्य सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। वहीं पे क्रिया कर्ता स्थित प्रणाली में एक प्रक्रिया है। भौतिक पदार्थ अहम यानी कि ईगो की क्रिया के साधन और दशाएं हैं। और तीसरा है इंद्राणी भाविक तत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों की अहम यानी कि ईगो के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये सब टी पार्सन द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रियाएं क्रिया प्रणालियों के समान सिद्धांत के हिस्सा हैं। जबकि हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया के पदों में वस्तुपरक संसार का सामाजिक, प्रक्रिया, भौतिक और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये हमारा सामान्य सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदायी यानी कि स्क्रिप्टिव प्रस्थित का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महिला। ठीक है, वह प्रस्थित जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है प्रदत्त प्रस्थित कहलाती है। प्रदत्त प्रस्थित को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ना तो किसी योग्यता अथवा निपुणता की जरूरत पड़ती है और ना ही मेहनत की। लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि कारक प्रदत्त प्रस्थित के मुख्य निर्धारण तत्व हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि
प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं। इन परिस्थितियों पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं है। अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग राल्फ लिंटन ने, किसने? राल्फ लिंटन ने दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाला व्यक्ति न केवल शिक्षकों के साथ बल्कि अन्य छात्रों, नर्सों, चिकित्सा टेक्नीशियनों आदि के साथ भी अन्योन्य क्रिया करता है। इस कार्यपरक विश्लेषण में किस प्रकार संप्रायिकृत किया जा सकता है? तो किस प्रकार संप्रायिकृत किया जा सकता है? तो इसमें पॉइंट दिया गया है, चार पॉइंट दिया गया है। पहला है बहु भूमिकाएं, दूसरा है भूमिका द्वंद्व, तीसरा है भूमिका विन्यास और चौथा है परिस्थिति। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, यानी कि भूमिका विन्यास। क्या है इसका राइट आंसर? भूमिका विन्यास। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षी या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को भी भूमिका प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से या एक चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका विन्यास। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहबंध यानी कि अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता या जाने जाते हैं? तो इसमें 4 दिए गए हैं। पहला है बी माल्यनवस्की, दूसरा है आर नीधन, तीसरा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा है हमारा सी लेवी स्ट्रास। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग जो है कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। कौन से? 2 और 4, यानी कि आर निधन और सी लेवी स्ट्रास। नातेदारी की जो व्याख्या है यह सामाजिक मानव शास्त्र में 2 रूप से दी गई है। पहला है वंश समूह सिद्धांत और दूसरा है विवाह गठबंधन सिद्धांत। विवाह गठबंधन सिद्धांत के साथ संरचनात्मक मानव शास्त्री लेवी स्ट्रास का नाम जुड़ा है, जिन्होंने नातेदारी संबंधों में वंश के स्थान पर विवाह की संरचनात्मक और संगठनात्मक जो है महत्व को रेखांकित किया है। स्ट्रास के अनुसार नातेदारी व्यवस्थाओं में उत्तराधिकारी और वंशानुक्रम संबंध वैवाहिक संबंधों और पारस्परिक एवं विनिमय आधारित संबंधों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं। शैक्षिक संबंधों की रचना विभिन्न समूहों के बीच विवाह के आधार पर होती है। उन्होंने अपनी प्रख्यात पुस्तक नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं 1949 में, कब? 1949 में जो है विवाह गठबंधन सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की विवेचना की है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के विवाह नियमों की संरचनात्मक विशेषताओं और उनके उद्विकास आधारों का जो है सारगर्भिक विश्लेषण किया है। इस संबंध में उन्होंने सरल समाजों की संरचनाओं की तुलना जटिल समाजों से की है और यह बताया है कि सरल प्रारंभिक समाजों में विवाह से सुनिश्चित नियम जो है होते हैं, अर्थात नातेदारी परिस्थिति के आधार पर विवाह करने योग्य श्रेणी पूर्व निश्चित होता है कि यह एक व्यक्ति किन व्यक्तियों के साथ विवाह कर सकता है। वंशक्रम सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख मानव शास्त्री आर निधन रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रास के विवाह के सुनिश्चित नियमों के सिद्धांत के स्थान पर जो है विवाह के अपने निर्देशक जो है विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैसे कि इस दुर्खीम ने व्याख्या की है कि यांत्रिक संहंग की संकल्पना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा समाज समानुगत है क्योंकि अविभेदित है। दूसरा कथन है व्यक्ति एक दूसरे से साम्य रखते हैं और तीसरा है हमारा समाज के सदस्य विशिष्ट व्यवसाय अपनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी कि समाज समानुगत है क्योंकि अविभेदित है और दूसरा है व्यक्ति एक दूसरे से साम्य रखते हैं।
किसी समिष्ट के जो है निर्णायक भागों द्वारा अपने अपने पृथक अस्तित्व को समिष्ट में पूर्णतया विलीन कर देने के को जो है दुर्खिम ने यांत्रिक एकता की स्थिति कहा है। अर्थात जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है तब यह स्थिति यांत्रिक एकता के घोतक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दुर्खिम के अनुसार आदिकालीन लघु तथा अशिक्षित समाजों की सामाजिक व्याख्या जो है यह यांत्रिक एकता को प्रतिबिंबित जो है करती है, जिनमें अत्यंत सरल श्रम विभाजन, बहुत कम जो है विशेषीकरण, कुछ सामाजिक भूमिकाओं का जो है कुछ सामाजिक भूमिकाएं जो है ये सब कार्य जो है करती हैं। ऐसे समाजों में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह सामूहिक व्यक्तित्व में इतना जो है घुल मिल जाता है कि उसके अपने जो होते हैं वे व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रायः समाप्त हो जाता है। वह लोक प्रथाओं, जनमत परंपराओं और धर्म के नियंत्रण में यंत्रवत कार्य करता जो है चला जाता है। मूल्यों एवं व्यवहारों की जो समरूपता है यह कठोर सामाजिक नियंत्रण और परंपरा एवं नातेदारी के प्रति निष्ठा आदि यांत्रिक एकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह समानता में जो है एकता पैदा करने वाली एकजुटता जो है यह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। प्रदत्त स्थिति, जो प्रदत्त परिस्थिति है यह जन्म से प्राप्त अथवा जीवन में बाद में अनैच्छिकता अभिगृहित सामाजिक स्थिति है। स्वामी परिस्थिति में क्या है कि सामाजिक पहचान के लिए असाधारण महत्व की प्रायः समस्त जीवन को रूप देने वाली परिस्थिति है। व्यक्तिगत तनाव में है एकल परिस्थिति में संगत भूमिकाओं में असंगतता। और चौथा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निष्क्रिय, जिसमें है दो या अधिक विभिन्न परिस्थितियों से असंगत भूमिकाओं में असंगतता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमिका निष्क्रिय, दो या अधिक विभिन्न परिस्थितियों से संगत भूमिकाओं में असंगतता। तो इसका जो अपन देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है कि दो या अधिक विभिन्न परिस्थितियों में जो है संगत भूमिकाओं में असंगतता से परिस्थिति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, ना कि भूमिका निष्क्रमण की। एक ही समय में दो असंगत परिस्थितियां संघर्ष को तथा एक ही समय में एक ही परिस्थिति जो है में दो असंगत भूमिकाओं का निर्वहन तनाव को उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सरकार चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सा विशेषज्ञ निजी क्षेत्र में कार्यरत समान शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव वाले विशेषज्ञ के साथ अपनी तुलना जो है करने पर जो है पाता है या पाती है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की आय उसकी आय से अधिक है। सरकारी चिकित्सालय की विशेषज्ञ महसूस करता है करती हैं कि उसका मामला, इसमें 3 पॉइंट दिया गया है कि उसके स्वयं के प्रति भेदभाव का है, दूसरा पॉइंट दिया गया है शोषण का है और तीसरा पॉइंट दिया गया है कि साक्षेप वंचन का है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकारवादी विश्लेषण के आधार पर उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, यानी कि साक्षेप वंचन है। क्या है? साक्षेप वंचन। क्या होता है कि साक्षेप वंचन की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम सैमुअल स्टाउकर ने अमेरिकी सिपाहियों के अपने अध्ययन में किया है। बाद में आर.के. मर्टन ने 1950 में बाद में आर.के. मर्टन ने 1950 में इसमें संशोधन कर इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया था। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सापेक्षिक वंचन या हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे व्यक्तियों या संदर्भ समूह की तुलना में हीन एवं कमजोर जो है अनुभव करता है। एक लखपति द्वारा अपने करोड़पति साथियों के समक्ष अपने आप को जो है हीन समझने का जो एहसास होता है इसी स्थिति का जो है परिचायक है। इस प्रकार का वंचन सापेक्षित होता है क्योंकि इसकी माप किसी निरपेक्ष या अस्थायी मापदंड के आधार पर संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो सूची क्या है हमारा? सूची में दिया गया है राष्ट्र राज्य मतलब 2 सूची दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा 4, 2, 1 एंड 3। ठीक है, जो राष्ट्र है, राष्ट्र यह समुदाय से किससे मिल जाएगा? तो राष्ट्र जो है यह समुदाय से है। राष्ट्र जो है यह समुदाय से है।
राज्य किससे है? तो राज्य जो है यह सामाजिक नियंत्रण से है। किससे है? राज्य जो है यह सामाजिक नियंत्रण से है। अनुशासनियाँ किससे है? तो अनुशासनियाँ यह संस्था से है। किससे है? संस्था से है। और हमारा आचार जो है, आचार यह है सही और गलत व्यवहार के बारे में विचार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक अभिनेता या अभिनेत्री अपनी व्यावसायिक भूमिका में उत्कृष्ट बनने के लिए अपने नातेदारी भूमिका का उत्सर्ग कर देती या देते हैं। ऐसे व्यवहार की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पद सही है? तो कौन सा एक पद सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी, सामान्य अभिप्रेरणा। ठीक है, एक अभिनेता और अभिनेत्री अपने व्यावसायिक भूमिका में उत्कृष्ट बनने के लिए अपनी नातेदारी भूमिका का उत्सर्ग कर देना जो है यह भी सामान्य अभिप्रेरणा जो है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंटन ने किया है। किसने किया है? लिंटन ने। राल्फ लिंटन ने सन 1936 में, कब? राल्फ लिंटन ने 1936 में अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में प्रस्थित के दो भागों को अर्जित प्रस्थित एवं प्रदत्त प्रस्थित का उल्लेख करते हुए दोनों में भेद स्पष्ट किया है। उनके अनुसार प्रदत्त प्रस्थित वह है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, जबकि अर्जित प्रस्थित व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, धनी और निर्धन के बीच के संघर्ष को निम्नलिखित श्रेणियों में किसमें रखा जा सकता है? किसमें रखा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग संघर्ष में। वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के परिक्षेप में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने जो है संस्कृतिकरण की अवधारणा को जो है दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट मीड हैं। कौन है? मार्गरेट मेल। मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक मार्गरेट मीड हैं, जबकि बेनिडिक्ट ने पैटर्न्स ऑफ कल्चर, नाडेल ने द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक जो है लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक मार्गरेट मीड हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में किसने अनुकूलनात्मक जो है संस्कृत का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरोकिन ने। किसने? सेरोकिन ने। सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में सेरोकिन ने अनुकूलनात्मक संस्कृत का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कल्चर एंड डायनेमिक्स में चेतनात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शनात्मक जो है संस्कृत का उल्लेख किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रकारवाद में व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानोव्स्की ने। किसने? बी, मेलानोव्स्की ने। मेलानोव्स्की ने प्रकारवाद सिद्धांत के प्रणेताओं में से रहे हैं। ये जो है मेलानोव्स्की जो थे ये प्रकारवाद सिद्धांत के प्रणेताओं में से रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज में लिखा है कि समस्त मानव संस्कृत का कार्य मूलतः मानव की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभी सांस्कृतिक तत्व इसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।